साथियों नमस्ते। तो आज हम आइए पता लगाए 5.2 के प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न जो है आपको पेज संख्या 110 पर मिलेंगे। प्रश्न करने से पहले हम ये समझेंगे कि गुणज और गुणनखंड क्या होते हैं। तो देखो गुणज क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी संख्या ले ली 2, जैसे मान लो मैंने एक संख्या ले ली 2, ठीक है। अब मुझे 2 के गुणज बताने हैं, 2 के क्या बताने हैं, गुणज बताने हैं। तो गुणज क्या होता है, किसी भी संख्या को जब हम प्राकृत संख्याओं से गुणा करते हैं, प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 ऐसी संख्याओं से गुणा करते हैं। जैसे 2 का 1 से गुणा करता हूं तो मुझे कितना मिलता है 2, 2 का 2 से गुणा करता हूं तो 4, 2 का 3 से गुणा करता हूं तो 6, 2 का 4 से गुणा करता हूं तो 8, ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये जो मुझे संख्या मिल रही है 2 4 6 8, यानी 2 का जो पहाड़ा बन रहा है, ये सभी संख्याएं 2 के क्या होते हैं, गुणज होते हैं। तो गुणज क्या होता है, किसी संख्या को जब हम प्राकृत संख्याओं से गुणा करते हैं और जो हमें गुणनफल मिलता है वे सभी संख्याएं उस संख्या की क्या होती है, गुणज होती है। जैसे 2 का गुणज 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और लगातार ये संख्याएं चलती रहेगी। तो इस प्रकार से 2 के अनंत गुणज हो सकते हैं और हम किसी भी संख्या का गुणज जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अब गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड जो है एक ऐसी संख्या होती है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया संख्या 2, तो 2 में किस किस का भाग जाता है। तो देखो 2 1 के पहाड़े में आता है और 2 2 के पहाड़े में आता है। तो 2 में या तो 1 का भाग जाएगा या 2 का भाग जाएगा। तो ये दोनों ही जो है 2 के गुणनखंड होंगे, है ना। यानी गुणनखंड क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर ले, उन सभी संख्याओं को उस संख्या का क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। यानी कि 2 के जो गुणनखंड 1 है और 2 है। क्यों, क्योंकि 2 में देखो 1 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 1 2 गया पूरा पूरा भाग, और 2 में 2 का भाग भी जाएगा, 2 एकम 2, है ना। तो ये दोनों ही 2 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। फिर अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 में 1 का भाग जाता है, क्योंकि 1 के पहाड़े में 3 आता है, 1 2 3, 1 का पहाड़ा क्या है, 1 2 3 4 5 6, जो गिनती बोलते हैं वो 1 का पहाड़ा है। तो 1 का भाग जाता है और फिर इसमें 3 का भाग भी जाता है, 3 एकम 3, यानी ये 3 के पहाड़े में भी आता है। तो 3 के भी 2 गुणनखंड है, 1 और 3। फिर अगर बात करूँ 4 की, तो देखो 4 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा और 4 का भी भाग जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि 1 के पहाड़े में 4 आता है, 1 2 3 4, 2 के पहाड़े में आता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 4 के पहाड़े में भी 4 आता है, 4 एकम 4। इसलिए 4 के 3 गुणनखंड होंगे, 1 2 और 4। फिर 5 का देखो, 1 और केवल 5, क्योंकि इन दोनों से ही ये 5 जो है विभाजित होता है। 6 की बात करूँ, 1 का भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और सीधा 6 का भी भाग जाएगा। तो क्योंकि 1 के पहाड़े में 6 आता है, 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है और 6 के पहाड़े में भी 6 आता है। इसलिए 6 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 4 गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये होता है गुणज और ये होता है गुणनखंड। अब हम प्रश्न 1 करते हैं। तो देखो प्रश्न 1 है, 310 और 410 के बीच आने वाली 40 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको 40 के गुणज ज्ञात करने हैं। अब हमने अभी समझा था 40 के गुणज क्या होते। अगर मुझे 40 के गुणज चाहिए, है ना, तो मैं 40 को 1 से गुणा करूँगा तो 40 आएगा। फिर 40 को 2 से गुणा करूँगा तो 4 दूनी 8 और 0 80 आएगा। फिर 40 को मैं 3 से गुणा करूँगा तो 120 आएगा। 40 को 4 से गुणा करूँगा 160 आएगा। 40 को 5 से गुणा करूँगा 200 आएगा। इसी प्रकार हम चलते रहेंगे, 240, फिर 40 का 7 से गुणा 280, फिर 40 का 8 से गुणा 320। अब ये देखो 320 आ गया। हमें क्या कह रहा था, हमें 310 और 410 के बीच में आने वाली संख्या बतानी थी। तो 40 के इतने सारे गुणज है, लेकिन 310 के आगे कौन आएगा, तो 320 आएगा। फिर अगर मैं 40 को 9 से गुणा करूंगा तो 360 आएगा और 40 को 10 से गुणा करूंगा तो 400 आएगा, है ना। ये जो 320, 360 और 400 है, ये तीनों संख्याएं 310 और 410 के बीच में है।
इसलिए हमें केवल 40 के वे ही गुणज लिखने हैं जो इन दोनों के बीच में आते हैं। समझ में आ गया। अब है प्रश्न 2, मैं कौन हूं, यानी एक पहेली दी है, उसका उत्तर बताना है। मैं 40 से कम एक संख्या हूं, मेरा एक गुणनखंड 7 है, मेरे अंकों का जोड़ 8 है। यानी कि मैं एक 40 से कम संख्या हूं, यानी 1 से लगाकर 40 के बीच की जो संख्या है उसमें से कोई एक संख्या ये है। फिर यहाँ कह रहा है कि मेरा एक गुणनखंड 7 है, यानी कि मेरा एक गुणनखंड 7 है। इसका मतलब ये है कि जो संख्याएं हमें दी हुई है उसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। गुणनखंड का मतलब जो भी संख्या है उसमें 7 का भाग जाएगा। अब 7 का भाग किस में जाता है, तो 7 के पहाड़े में जाता है, 7 के गुणज में जाता है ना। 7 के गुणज क्या हो जाएंगे, 7 के गुणज हो जाएंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, है ना, और 7 छंग 42। लेकिन 42 तो आएगा नहीं क्योंकि हमें 40 से कम संख्या चाहिए। अच्छा, ये सब संख्याएं हैं जिनमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, जिन्हें हम 7 के गुणज भी कहते हैं। अब ये कह रहा है कि इनमें से संख्या कौन सी है जिनके अंक जोड़ने पर हमें कितना मिले, 8 मिले। तो देखो इसमें तो एक अंक ही है, इन दोनों को अंक जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। 2 और 1 3, 2 और 1 3 होता है, 8 और 2 10 हो जाएगा, 3 और 5 8। देखो इन दोनों को जोड़ने पर हमें 8 मिल रहा है, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। तो देखो हम यहाँ कैसे करेंगे इसको, पहले हमें 7 के गुणज लिखने हैं, 7 14 21 28 और 35। वह संख्या 35 है क्योंकि 35 के अंकों का योग कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब इसी में देखो बी है, मैं 100 से छोटी एक संख्या हूं, यानी हमें एक संख्या बतानी है जो 1 से लगाकर 100 के बीच में आएगी। मेरे 2 गुणनखंड है 3 और 5, यानी कि जो संख्या हमें दी हुई है उसमें 3 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 5 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। मेरा एक अंक दूसरे से एक अधिक है। अब उस संख्या में क्या विशेषता है कि उन दोनों अंकों को जब हम घटाएंगे तो उसका अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। तो चलो इसको हमें कैसे करना है। अब देखो उस संख्या के 2 गुणनखंड है, एक तो 3 भी है और एक 5 भी है, यानी उस संख्या में 3 का भाग भी जाएगा और 5 का भाग भी जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 के गुणज लिखेंगे। तो देखो 3 के गुणज यानी 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और ऐसे ये चलता रहेगा। इसी प्रकार उसमें 5 का भाग भी जाता है, यानी हमें 5 के गुणज भी देखने पड़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 25 और ऐसे ये चलता रहेगा। फिर 3 और 5 का सार्वगुणज। अब सार्वगुणज का मतलब क्या होता है कि जो ये हमें ऊपर गुणज दिए हैं इन दोनों में ही वो संख्या जो दोनों में है, तो देखो 15 इसके अंदर है, ठीक है, 3 में भी 15 है और 5 के गुणज में भी क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो 3 और 5 का सबसे छोटा जो हमारा सार्वगुणज है वो कितना है, 15 है। यानी कुल मिला के 15 में 3 का भाग भी जाएगा और 15 में 5 का भाग भी जाएगा। यानी कि वो जो संख्या है 100 से छोटी जो भी संख्या है वो किसका गुणज होगी, 15 का गुणज होगी। यानी कि उसमें 15 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। 15 का गुणज क्यों होगी, क्योंकि उसमें 3 का भाग भी जाना चाहिए और 5 का भाग भी जाना चाहिए, है ना। तो हम 15 के गुणज लिखते हैं, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75 और ऐसे ये चलता रहेगा। अब उस संख्या की विशेषता क्या है कि जब उन दोनों अंकों को हम घटाएंगे तो अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगर मैं देखो 15 की बात करूं तो 15 में 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4, तो ये तो नहीं होगा। 30 की बात करूं तो 30 में से 0 गया, 3। 45 की बात करूं तो देखो 5 बड़ा है 4 छोटा है, 5 में से 1 4 को घटाओ, कितना बचा, 1। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। तो वो संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, 45 होनी चाहिए, है ना। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या 45 है क्योंकि इसके अंकों का अंतर
1 है। इसके अंकों का अंतर कितना है? 1 है। ठीक है, देखो 45 में 3 का भाग भी जाएगा और 45 में 5 का भाग भी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या है? 15 के गुणज है, और जो भी 15 के गुणज है उसमें 100% 3 और 5 दोनों का भाग जाएगा। प्रश्न 3 है, एक संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। यानी यहाँ पर संपूर्ण संख्या की परिभाषा लिखी हुई है कि किसी भी संख्या के जब हम गुणनखंड करते हैं तो उन गुणनखंडों को जब हम जोड़ेंगे तो उनकी जोड़ जो है वो उस संख्या से क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तब उसको हम क्या कह देंगे? संपूर्ण संख्या कह देंगे। जैसे यहाँ एक उदाहरण भी है, देखो संख्या 28 एक संपूर्ण संख्या है। इसके गुणनखंड 1, 2, 4, 7, 14 और 28 है, और जब इनको हम जोड़ते हैं तो इनका जोड़ 56 आता है, जो कि 28 का दुगना है। 1 से 10 के बीच एक संपूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें 1 से 10 के बीच में ऐसी कोई संख्या है वो हमें ढूंढनी है। पहले तो यहाँ पर देखो संपूर्ण संख्या में किसका उदाहरण लिया है? 28 का। अब ये कैसे निकाला? तो देखो 28 में किस किस का भाग जाता है? देखो 1 का भाग तो जाएगा क्योंकि ये 1 के पहाड़े में आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे चलेंगे तो 28 आएगा। फिर 28 में 2 का भाग भी जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, है ना। फिर इसमें 4 का भाग भी जाएगा, 7 का भाग भी जाएगा क्योंकि ये 7 के पहाड़े में आता है, 14 का भाग जाएगा और 28 का भाग भी जाएगा। अब जब अगर इन सबको हम जोड़ते हैं तो इनकी जोड़ कितनी आती है? 56 आती है, 56 आती है। अब ये 56 जो है इस 28 का कितना गुना है? 2 गुना है। यानी 28 को जब 2 से गुना करता हूँ तब जाके मुझे कितना मिलता है? 56 मिलता है। अब प्रश्न कह रहा है क्या 1 से 10 के बीच में ऐसी संख्या हमें मिल सकती है क्या? चलो ट्राई करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम 2 से। तो देखो 2 के क्या क्या गुणनखंड होंगे? तो देखो 2 में 1 का पूरा पूरा भाग जाएगा और 2 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मुझे 3 मिलता है। ठीक है, जो इसका दुगना नहीं है। 2 का दुगना कितना होता है? 4। अगर 4 मिलता तो ये संपूर्ण संख्या होती, यानी ये तो हमारी संपूर्ण संख्या नहीं है। फिर 3 की बात करें तो इसमें 1 का भाग जाता है और 3 का भाग भी जाता है, लेकिन 3 और 1 4 होता है। 3 का दुगना 6 होता है, ये भी हमारी संपूर्ण संख्या नहीं है। 4 लेते हैं, 1, 2 और 4। 4 और 2 6 और 1 7, इसका भी दुगना नहीं हो रहा है। 5 का दुगना 10 होता है। देखो इसके अभाज्य जो गुणनखंड है वो क्या होंगे? 1 और 5। 5 और 1 को जोड़ो 6 होता है, दुगना नहीं मिला। अब 6 को देखो, 6 का दुगना कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, अब 6 के जो गुणनखंड है वो देखो, 6 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग भी जाएगा, 3 का भाग भी जाएगा और 6 का भाग भी जाएगा। अब अगर हम 1, 2, 3 और 6 इन सबको जोड़े तो देखो 6 और 3 9, 10, 11 और 1 12, तो हमें क्या मिलता है? 12, जो कि 6 का क्या है? दुगना है ना। यानी कि ये हमारी कैसी हो जाएगी? एक संपूर्ण संख्या हो जाएगी। तो यहाँ 6 एक संपूर्ण संख्या है। तो 6 हमारी क्या हो जाएगी? संपूर्ण संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसके जो भी टुकड़े हैं, गुणनखंड हैं, उनकी जोड़ क्या आ रही है? 6 की दुगनी आ रही है। प्रश्न 4 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ए हमारे पास 2 नंबर है 20 और 28। तो पहले हमें 20 के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, है ना। 20 के गुणनखंड, फिर हमें 28 के गुणनखंड भी निकालने हैं। फिर उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो संख्या हमें दोनों में मिले वो उसकी उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगी। यानी 20 और 28 का सार्वगुणनखंड हम भी बोल सकते हैं, सार्वगुणनखंड। इसे हम क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड भी बोलते हैं। चलो 20 के टुकड़े, 20 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग भी जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग जाएगा क्योंकि 4 के पहाड़े में 20 आता है,
5 का भाग भी जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का भाग भी नहीं जाएगा, 8 का भाग भी नहीं जाएगा। सीधा किसका जाएगा? 10 का भाग जाएगा और फिर सीधा 20 का भाग जाएगा। ये हो गए 20 के गुणनखंड, है ना। यानी किस किस के पहाड़े में 20 आता है ना। 10 के पहाड़े में आता है 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी 10 का भाग जाएगा। 20 एकम 20, 20 का भाग भी जाएगा। समझ में आ गया ना। अब 28 किस किस के पहाड़े में मिलेगा? 28 1 के पहाड़े में मिलेगा, 2 के पहाड़े में भी मिलेगा, 3 के पहाड़े में हमें 28 नहीं मिलेगा, 4 के पहाड़े में मिलेगा, 5 में नहीं मिलेगा, 6 में भी नहीं मिलेगा, 7 चौक 28 7 के पहाड़ में आता है, 8 9 10 11 12 इसमें नहीं मिलेगा, सीधा 14 में मिलेगा और फिर सीधा 28 में मिलेगा। अब देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों में है, तो देखो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, बाकी कोई भी संख्या दोनों में नहीं है। तो इसके सार्वगुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 2 और 4, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब है बी, तो बी हमारी संख्या है 35 और 50। तो पहले हम 35 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 35 में किस किस का भाग जाता है? देखो 1 का भाग जाएगा, फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, सीधा 5 का जाएगा, 7 पंजे 35 7 का जाएगा, और सीधा आप किसका जाएगा? 35 का जाएगा। अब हम निकालेंगे 50 के गुणनखंड। 50 के गुणनखंड, तो देखो 1 का भाग जाएगा इसमें, फिर 2 का भाग भी जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 10 का जाएगा, और किसका जाएगा? 25 का, और फिर सीधा 50 का भाग जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? 35 और 50 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड यानी जो दोनों में है। तो देखो दोनों में क्या क्या है? 1 है दोनों में, 5 भी है दोनों में, बस ये दोनों ही है। तो 1 और 5 जो है इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे। अब है सी, इसमें 3 नंबर है। तो पहले हम क्या करेंगे? 4 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 4 के गुणनखंड, 4 में किस किस का भाग जाता है भाई? 1 के पहाड़े में 4 आता है, 2 में भी आता है, और सीधा 4 के पहाड़े में भी 4 आता है। फिर 8 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड, तो 1 के पहाड़े में 8 आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 में भी आता है, और फिर सीधा 8 के पहाड़े में भी 8 आता है। अब 12 के गुणनखंड, तो देखो 12 में 2 का भाग जाएगा, 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, फिर 12 में आपके 3 का भाग भी जाएगा, 4 का भाग भी जाएगा, फिर 6 का भाग भी जाएगा, और 12 का भी जाता है पूरा पूरा। 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। ठीक है। अब उभयनिष्ठ गुण देखो, 1 सब में है, 2 भी सब में है, और 4 भी सब में है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो 1 फिर 2 और 4, तो ये इसके क्या हो जाएंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे। अब डी देखो, पहले हम किसके गुणनखंड निकालेंगे? 5 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 5 में 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा। 15 के गुणनखंड, यानी 15 में किस किस का भाग जाएगा? 1 का, 3 का और 5 का। 25 के गुणनखंड, तो देखो 25 में 1 का भाग जाएगा, 5 का जाएगा, और फिर सीधा 25 का भाग जाएगा। अब हम चाहिए उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो देखो तीनों में 1 है और तीनों में 5 है। तो 1 और 5, 5 15 और 25 की क्या हो जाएंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे। प्रश्न 5 है, 3 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 25 के गुणज है लेकिन 50 की नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम 25 के गुणज निकालेंगे। 25 के गुणज, है ना। तो 25 के गुणज मतलब 25 के पहाड़े। तो 25 एकम 25, फिर 25 का 2 से गुणा,
50, 25 का 3 से गुणा 75, 25 का 4 से गुणा 100। ठीक है, और भी निकाल सकते हैं। अब 50 के गुणज देखो क्या क्या है, यानी 50 का पहाड़ा, 50 एकम 50, फिर 50 को 2 से गुणा करो 100, 50 को 3 से गुणा करो 150, है ना, और ऐसे चलता रहेगा। अब हमें वो 3 संख्या चाहिए जो 25 की गुणज तो है लेकिन 50 की नहीं है। तो देखो 50 में 25 नहीं आता है, फिर 50 में 50 आता है, ये तो कैंसिल हो गया। इसमें 75 नहीं है, फिर इसमें 100 आता है। अब इसके आगे और चलेंगे तो 125 भी आएगा, है ना, और हमें 125 इसमें नहीं मिलेगा। तो 3 संख्याएं क्या हो जाएगी, 25, 75 और 125। क्यों? क्योंकि ये 50 के पहाड़े में हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इसको करना कैसे देखो, तो इसमें हम लिखेंगे पहले तो 25 के गुणज, यानी 25 का पहाड़ा, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 75, 100, 25 पनिया 125, 25 छंग 150, और ऐसे ये चलता रहेगा। अब हम लिखेंगे 50 के गुणज, तो 50 का 1 से गुणा 50, 50 का 2 से गुणा 100, 50 का 3 से गुणा 125, फिर आ जाएगा 150, और फिर 200, ये 150 है। ठीक है, और ऐसे चलता रहेगा। अब हमें ऐसे चाहिए जो 25 के गुणज तो हो लेकिन 50 के नहीं हो। तो यहाँ लिखेंगे अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या, यानी जो हमें चाहिए, एक तो 25 हो जाएगी, 75 हो जाएगी और 125 हो जाएगी। ये वो 3 संख्या हो जाएगी जो 25 की गुणज तो है लेकिन 50 की गुणज नहीं है। प्रश्न 6 है, अंशु और उसके मित्र 2 संख्याएं लेकर इटली वड़ा खेल खेल रहे हैं। ये हमने पहली वीडियो में समझा था। दोनों संख्याएं 10 से छोटी है, यानी दोनों संख्याएं जो होगी वो कैसी होगी, 10 से छोटी होगी। पहली बार यदि कोई इटली वड़ा कहता है तो वह संख्या 50 के पश्चात आती है, यानी 50 के बाद में मिलेगी। वे दोनों संख्याएं क्या होगी जिन्हें इटली और वड़ा कहा जाएगा। तो देखो हमने 5.1 में एक इटली वड़ा खेल देखा था, जिसमें क्या होता है, एक तो 3 का गुणज होता है और एक 5 का गुणज होता है। फिर इन दोनों का जो गुणज होता है, जैसे 3 का गुणज मतलब 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15। तो देखो 15 इसमें भी आ रहा है और 15 इसमें भी आ रहा है। तो ये 3 और 5 का क्या होता है, सार्वगुणनखंड होता है। ठीक है, सार्वगुणनखंड कौन, 15। तो जब संख्या हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो जहाँ 3 का गुणज आएगा, 3 6 9 आएगा, वहाँ आपको इटली बोलना है, इटली बोलना है। और जहाँ 5 10 15 आएगा वहाँ पर क्या बोलना है, वड़ा बोलना है। लेकिन जब जहाँ 15 आ जाएगा वहाँ, क्योंकि 15 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इसमें इटली वड़ा आपको बोलना है। ठीक है, ऐसा प्रश्न जो है हमने 5.1 में किया था। यही प्रश्न इसमें भी है कि इसमें भी इटली वड़ा खेल खेला जा रहा है। लेकिन जो इटली वड़ा बोला जाएगा, यानी कि ये इटली वड़ा एक साथ बोला जाएगा, वो कब बोला जाएगा, 50 के बाद में बोला जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर में तो 15 में ही इटली वड़ा बोल दिया जाता है। तो इसमें हम कौन से नंबर ले रहे हैं, 3 और 5 ले रहे हैं। लेकिन अब ये कह रहा है कि वो नंबर कौन सा होगा, यानी इटली क्या होगी और वड़ा क्या होगा, जिसमें हमें 50 के बाद संख्या मिलनी चाहिए। तो चलो एक तरफ में इटली लिख देता हूँ, एक तरफ में वड़ा लिख देता हूँ, और एक तरफ में इटली और वड़ा दोनों लिख देता हूँ। ठीक है, अब मान लो 1 से 10 में हमें वो संख्या चाहिए, कहाँ चाहिए, किस में चाहिए, 1 से लगाकर 10 तक हमें वो संख्या में से कौन सी संख्या इटली है और कौन सी संख्या वड़ा है, ये हमें बताना है। तो अगर मान लो मैं यहाँ गिनती लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो हमें दोनों नंबर बड़े चाहिए, ये तो आप ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि संख्या हमें 50 के बाद वाली चाहिए। तो अगर मैं 1 और 2 लूँगा तो काम नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि इटली वड़ा 1 और 2 का पहाड़ा तो बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि इटली वड़ा हमें कब बोलना है, 50 के बाद बोलना है। तो 1 और 2 में तो हमें नहीं मिलने वाला, फिर 2 और 3 में भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये भी छोटी संख्या है, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 में ही इटली वड़ा आ जाएगा, तो 6 में नहीं मिलेगा। फिर 4 त्रिया 12, ये भी छोटी संख्या है, और 4 पंजे 20, ये भी छोटी संख्या है।
और 6 पंजे 30, ये भी छोटी संख्या है ना। लेकिन अगर मैं 6 और 9 को ले लूँ, जैसे इडली मैंने 6 ले ली, वड़ा मैंने 9 ले लिया, तो अगर इन दोनों का गुणा कर रहा हूँ, है ना, या फिर इडली मैंने 3 ले ली, कितनी ले ली, इडली मैंने 2 ले ली, मान लो 2 ले ली, ठीक है। तो 9 दूनी 18, जबकि इडली वड़ा हमें कब बोलना है, 50 के बाद बोलना है, तो ये संख्या मैं नहीं ले सकता हूँ। बात समझ में आई आपको। तो हमें बड़ी संख्या लेनी है, तो बड़ी संख्या मान लो मैंने 7 और 8 ले लिया, तो 7 और 8 का गुणा 7 8 56। अब देखो ये संख्या जो है 50 से बड़ी है, और इडली वड़ा हम इसमें बोल सकते हैं, है ना। और कोई संख्या है क्या, तो देखो अगर मैं 7 और 9 लेता हूँ तो 63 आती है, तो ये भी 50 के बाद आ रही है ना, 63 भी 50 के बाद आ रहा है, तो इसमें भी हम इडली वड़ा बोल सकते हैं। फिर 8 9 72 72, ये भी 50 के बाद आ रही है, तो इसमें भी हम इडली वड़ा खेल सकते हैं। लेकिन सबसे नज़दीक कौन है, तो सबसे नज़दीक हमारी 56 है, जो 50 के जस्ट बाद में है ना। तो हम कौन सी संख्या का चयन करेंगे, 7 और 8 का चयन करेंगे। तो इसमें सीधा उत्तर हमें क्या लिखना है, अभिष्ट संख्याएं 7 व 8 है, ठीक है, क्योंकि ये 50 के ज़्यादा नज़दीक है। प्रश्न 7 है, खजाने की खोज खेल में ग्रम्पी ने खजाने को 28 और 70 पर रखा है। दोनों संख्याओं पर पहुंचने के लिए छलांग का आकार क्या होना चाहिए। तो देखो एक आपके चैप्टर में जो है एक खेल है ना, जिसमें गुणनखंड के बारे में अच्छे से समझाया है। तो ग्रम्पी ने खजाने को कहाँ रखा है, 28 और 70 पर रखा है। अब इसको समझना, ठीक है। एक तो है 28 पर, 28 पर, और एक कहाँ है, 70 पर है। तो हमें ऐसे जंप मारने हैं, कौन कौन से जंप हम मारे कि हम 28 पर ही डायरेक्ट पहुँचे। इसका मतलब होता है कि कौन कौन से पहाड़े में 28 आएगा, या कौन कौन सी संख्याओं में 28 का पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने है ना। तो पहले हम 28 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखो किस किस के पहाड़े में आता है 28, 1 के पहाड़े में आएगा, सम संख्या है 2 के पहाड़े में भी आएगा, ठीक है, यानी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा इसमें। और किस में आएगा, तो 4 में भी आएगा, 4 और 7 28, 7 चौक 28, है ना। फिर 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 के पहाड़े में भी आएगा। और फिर सीधा 28 के पहाड़े में 28 एकम 28। तो ये वे सभी संख्या है जो 28 में पूरा पूरा भाग जाता है इनका। फिर 70 को देखो, 1 के पहाड़े में 70 आएगा, है ना, और 70 में किसका भाग जाएगा, अब ये सम संख्या है तो 2 का भाग भी इसमें पूरा पूरा जाएगा। फिर इसमें 5 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा, 10 का जाएगा, 14 का भाग भी जाएगा, 35 का जाएगा, और सीधा 70 का भाग भी इसमें जाएगा। अब इसके सार्वक गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं पर पहुंचने के लिए छलांग का आकार क्या होना चाहिए, यानी कि हमें इसका सार्वक गुणनखंड, ऐसा कौन सा जंप हम लगाए कि दोनों पर हम पहुंच जाएं, है ना। तो अब देखो सार्वक गुणनखंड क्या होना चाहिए इसका, तो इसमें देखो दोनों में 1 है, 2 भी है और 7 भी है, ठीक है। तो सार्वक गुणनखंड क्या क्या हो गए भाई, और देखो 14 भी है, तो एक या तो एक एक जंप में जाओ तो आप 28 पे भी जाओगे और 70 पर भी जाओगे, या 2 जंप ले लो एक साथ तो अभी दोनों नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। या 7 का जंप ले लो, क्योंकि 7 के पहाड़े में भी 28 मिलेगा और 7 के पहाड़े में भी 70 मिलेगा। या 14 का जंप ले लो, अगर आप ये जंप लेते हो तो आपको वहाँ पर 28 भी मिलेगा और 70 भी मिलेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न 8 है, नीचे दिए गए चित्र से गुणा ने उभयनिष्ठ गुणज को छोड़कर सभी संख्याओं को मिटा दिया है, ठीक है। यानी यहाँ पर इधर
संख्याएं हमें पता नहीं क्या है, यहाँ पर भी संख्याएं मिटा दी गई है, किसकी गुणज है पता नहीं। ठीक है, पता लगाए कि वे संख्याएं कौन सी हो सकती है और उन लुप्त संख्याओं को खाली स्थान में भी भरिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इनको, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 28 है ना। या बीच वाली संख्या कौन सी, 48 है। तो पहले हम 28 को पकड़ते हैं, सॉरी 24 को पकड़ते हैं। तो 24 में किस किस का भाग गया होगा, देखो तो 24 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, इसके अलावा 8 का भी जाता है ना। और फिर यहाँ पर 12 और 24 का भाग भी पूरा पूरा जाता है। फिर दूसरा नंबर हमारा क्या, 48 है। तो 48 में इन सभी का भाग जाएगा ही जाएगा, है ना। अब इनमें से हमें वो 2 नंबर लेने हैं, कौन से हो सकते हैं। तो हम ज़्यादा छोटे नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 24 भी है, 48 भी है और 72 भी है। ठीक है, ना भी ज़्यादा बड़े लेंगे, हम वो 2 नंबर ले देते हैं 6 और 8, ठीक रहेगा हमारे लिए, है ना। तो अगर मैं 6 के गुणज और 8 के गुणज लूँ तो मुझे 24 भी मिलेगा, 48 भी मिलेगा और 72 भी मिलेगा। तो वो 2 नंबर हम लेते हैं। पहले तो 24 के हम गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 6 8 12 और फिर 24। ठीक है, और वो 2 नंबर हम क्या लेंगे, 6 और 8 लेंगे, क्योंकि अगर इन दोनों का गुणा करें तो 8 छंग 48 भी हमें मिलता है। ठीक है, और छोटी संख्या हमारी क्या है, 24 है। तो वो 2 नंबर हम 6 और 8 लेंगे, यानी एक तो हम लेंगे 6 के गुणज और एक हम लेंगे 8 के गुणज। अब अगर मैं 6 के गुणज लिखूं तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, ये देखो आया 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 सत्तू 42, 6 अट्ठू 48, है ना। 6 नम 54 और 6 दाए 60, फिर 6 को आगे और बोलेंगे तो 66, और फिर क्या आएगा, 72 भी आ जाएगा। अब 8 का गुणज लेते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्तू 56, 8 आठी 64, 8 नम 72। तो इसमें भी 72 आ गया, 72 आ गया और 24 भी आ गया। अब ये जो नंबर जो रह गए हैं उनको हमें यहाँ भी लिखना है। ठीक है, तो इधर तो हम लिखेंगे 6 के गुणज, किसके गुणज, 6 के गुणज, और इधर हम लिखेंगे 8 के गुणज। ठीक है, और इन दोनों का जो मिक्स आएगा वो बीच में लिखेंगे। तो देखो अगर मैं 6 के गुणज में 24 देखता हूँ तो 24 दोनों में है, 48 भी दोनों में है और 72 भी दोनों में है। तो 24, 48 और 72 ये तो आएगा बीच में, क्योंकि ये दोनों में है। अब बाकी के 6 के गुणज हम यहाँ लिख देते हैं। तो 6, 12, 18, फिर उसके बाद में 30, 36, 42, फिर ये हो गया 54, 60 और 66 आ गए। बाकी के गुणज हम यहाँ लिखेंगे, 8, 16, 24 तो यहाँ आ गया, है ना, 32, 32 के बाद में 40, फिर 48 इधर आ गया, 56, 64। समझ में आ गया आपको। दोनों के जो गुणज है वो बीच में लिखने हैं, इधर हमें 6 के गुणज लिखने हैं और इधर हमें 8 के गुणज लिखने हैं। प्रश्न 9 है, एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 को छोड़कर 1 से 10 तक सभी संख्याओं के गुणज में हो, यानी सबका गुणज हो। तो इसके लिए हमें एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। ये एक नई चीज है। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी के पहाड़ों में हमें मिले, यानी 7 को छोड़कर। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, एलसीएम क्या होता है। अगर मान लो मैं 2 नंबर लेता हूँ, 3 और 5, तो 3 और 5 का लसअप क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। तो इन दोनों का पहाड़ा लिखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। फिर 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15। तो 15 इसमें भी है और 15 इसमें भी है। तो एलसीएम का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के पहाड़े में वह संख्या जो दोनों में फटाफट मिल जाए, यानी सबसे पहले मिल जाए, छोटी से छोटी संख्या हो। तो 15 इसमें भी है और 15 इसमें भी है, इसलिए इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमें 3 और 5 नहीं दिया है,
यहाँ हमें 1 से लगाकर 10 तक संख्याएं दी है, केवल किसको छोड़ देना है, 7 को छोड़ देना है। तो अब इसका हम लसप कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए आपको मैं भाग विधि समझाता हूँ। भाग विधि में आपको ये नक्शा बनाना है, सारी संख्याएं यहाँ लिख दो, 1 2 3 4 5 6, 7 को हमें छोड़ना है, 8 9 और 10। ठीक है, अब इन संख्याओं में हमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। यानी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2 3 5 7। ठीक है, इनका भाग देना है। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। देखो यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 को मैं हटा देता हूँ क्योंकि 1 नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो 2 में 2 का भाग जाता है, 2 एकम 2, तो ये एक बार चला गया। 3 में नहीं जाता है, 3 लिख दिया। 4 में जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 2 बार, 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर यहाँ 5 है, तो 5 में देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 5 वापस लिख दो। 6 में जाता है, 6 में कितनी बार आ जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना। कितनी बार गया, 3 बार, उसको नीचे लिख दो। फिर 8 में जाएगा, 2 चौक 8। 9 में नहीं जाएगा, 10 में जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, अभी भी देखो इसमें 2 का जा रहा है और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का अभी भी भाग देना है। ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, 2 एकम 2, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसमें और इसमें नहीं जाएगा। अभी भी इसमें जा रहा है, 2 का भाग दे दो। देखो 2 एकम 2 गया। अब किसी में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो 2 का भाग नहीं जा रहा है तो किसका देंगे, अब 3 का। इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, 3 एकम 3, इसमें नहीं जा रहा है, 3 एकम 3, इसमें भी जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, 3 बार भाग गया। ठीक है, अब एक बार और जा रहा है इसमें, 3 का भाग दे दो। 3 एकम 3 और ये 5। अब किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है, इसमें जा रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, अब किसी का भाग नहीं जाएगा क्योंकि सब में एक एक आ गया। अब इन सब संख्याओं का हम गुणा करेंगे, तब जाके हमें इन सभी का हमें क्या मिलेगा, लसप मिलेगा, एलसीएम मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे वह अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या, इनका गुणा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। करो गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब 24 का 3 से गुणा करो, 4 त्रिया 12, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब 72 का किन से गुणा करो, 5 से गुणा करो, तो 5 दूनी 10, हासिल का 1, 7 पंजे 35, 35 और 1 36, यानी कितना आ गया, 360 आ गया। तो वो संख्या कौन सी है हमारी, 360। और ये कैसी संख्या है, यह वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी के पहाड़ों में हमें मिलेगी, केवल किसको छोड़कर, 7 को छोड़कर। ठीक है, अब है प्रश्न 10। एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज हो। यानी कि उसमें तो 7 को छोड़ा था, लेकिन इसमें 7 को नहीं छोड़ा। तो इसका उत्तर हमें कैसे लिखना है, देखो 1 से 10 जिसमें 7 नहीं है तब अभिष्ट संख्या बराबर 360। ये हमने अभी निकाला था, है ना। अब इसमें 7 भी है, तो यदि 7 सम्मिलित करें तो अभिष्ट संख्या तो 360 को हम किससे गुणा करा देंगे, 7 से गुणा करा लेंगे। तो करा लो, 0 7 42, हासिल के 4, 7 3 21, 21 और 4 25। तो हमारी वो अभिष्ट संख्या क्या होगी, 2520। यानी ये वो संख्या है जो 1 से लगाकर 10 तक के पहाड़े में, सभी के पहाड़े में हमें ये मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।